नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप, अपना बिहार कार्यक्रम में हम लोग बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमने देखा क्या, पहले ज्योग्राफी देख लिया, अब हिस्ट्री पर हम बिहार से संबंधित इतिहास की बात कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में अभी हम लोग घूम फिर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि भारत में जो महाजनपद की स्थिति रहा है वह 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में 3 जो है वह बिहार में आ जाता है, जिसमें हमने चर्चा कर लिया कि एक वजी हो गया, एक अंग हो गया और तीसरा जो है मगध हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने आपसे यह भी कहा था कि मगध अगर बात करें महाजनपद की तो 16 में सबसे शक्तिशाली मगध ही रहा है। तो मगध को पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी था। मगध में भी हमने वंश के हिसाब से पढ़ लिया। हमने आपको पहले हर्यक वंश पढ़ा दिया, फिर हमने आपसे शिशुनाग वंश की चर्चा किया, नंद वंश की चर्चा कर लिया, मौर्य प्रशासन देख लिया, गुप्त देख लिया, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये तक देख चुके थे कि मगध के कैसे राजवंश आगे बढ़ा, कौन से शासक रहे, ये सब कुछ हम खत्म कर चुके थे यहाँ पर। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ने ही वाले थे मध्यकालीन भारत में, लेकिन हमने सोचा कि दो ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है और वह टॉपिक क्या है, प्रशासन से संबंधित। तो हमने सबसे पहले किया कि मौर्य काल जो रहा है, मौर्य राजवंश जो रहा है, उसकी प्रशासनिक ढांचा कैसे हुआ करती थी, किस तरह से कार्य चलता था, इन सब पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आए हैं पिछले दिनों में। तो आज के इस लेक्चर में मौर्य प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। देखिए, प्रशासन कहने का तात्पर्य सबसे पहले समझ लीजिए। अब अगर हम प्रशासन देखेंगे भारत की, आज की जो दुनिया है उसको मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं मौर्य प्रशासन समझाऊंगा तो आपके लिए चुटकी बजा करके आप उसे समझ जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और अलग अलग तरह की चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आज देख लीजिए, जब हमने बात किया है तो ऊपर क्या है, देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर क्या है, संसद है। ठीक है, संसद के भी कई अंग होते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, संसद के कई बार लोग जो अंग समझते हैं ना, तो कहते हैं कि एक तो भैया वह राज्यसभा है, वरिष्ठों का सदन, फिर कहते हैं एक लोकसभा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक लोकसभा, राज्यसभा तो है ही, लेकिन इसके बावजूद एक और है, वह है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में निहित है। इसीलिए आप जानते होंगे कि जब भी कोई कानून, कोई मुद्दा आता है अधिनियम, वो कानून की शक्ल लेता है, धरातल पे उसे आना होता है, तो दोनों सदनों से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ये सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद ही वह कानून के रूप में आता है। मामला समझ गए? तो संसद हुआ, 3 इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर उससे नीचे चलेंगे तो क्या हो गया, राज्य, प्रांत, जिसको मौर्य प्रशासन में हम लोग उसको चक्र बोल रहे होंगे। बस शब्दों का खेल है, मैं बता दूंगा, वो आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। जो अभी मैं बता रहा हूं वो समझ लो धैर्य के साथ। तो उसके बाद हम केंद्र का, उसमें संसद देखेंगे, फिर केंद्र पे आएंगे तो वहां पर क्या, प्रधानमंत्री होंगे, है ना। प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भारत का संविधान जो है उसका संरक्षक कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है और राष्ट्रपति के पावर का सही से एंजॉय कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रियों में केवल प्रधान होता है। मामला समझ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स मैं समझा रहा हूं, वह मंत्रियों में प्रधान होता है, बाकी कोई विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन वह निश्चित तौर पर राष्ट्रपति से कहता है कि देखिए, मैं अगर शासन प्रशासन चलाता हूं तो फिर मुझे कुछ लोग और चाहिए जो सही से कामकाज मेरा देख सके। तो राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है, बता दीजिए नाम। तो बताया उसने नाम कि भाई मुझे इतने विभाग चाहिए, है ना, एक विदेश मंत्रालय चाहिए, एक वित्त मंत्रालय चाहिए, एक रक्षा मंत्रालय चाहिए, रेलवे भी हमें चाहिए, है ना, जहाज रानी मंत्रालय चाहिए। ये सारी चीजें उसने बता दिया और बताया कि इतने लोग जो हैं उसमें लगेंगे इस सारे काम में। तो ये सब आप कैबिनेट आपने देख लिया, सारा स्वतंत्र प्रभार देख लिया, राज्य मंत्री, पद सोपान अलग अलग होता है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सारा काम चलते रहता है। केंद्र के लेवल के बाद नीचे उतर जाइए, केंद्र के लेवल के बाद नीचे जब उतरेंगे तो वहां पर आपको राज्य दिखेगा। राज्य में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ भी वही सारा मंत्रिमंडल वगैरह उनका सारा कुछ, और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में कौन हो गए, जो पूर्ण राज्य होता है वहां पर हो गए राज्यपाल, गवर्नर। और जो जैसे दिल्ली की बात करेंगे, पुडुचेरी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कौन होते हैं, उपराज्यपाल, एलजी, है ना। ये सब विवाद में रहता है एलजी वगैरह का पोस्ट, इसलिए आप सही से जानते भी होंगे। तो अच्छा, इसके अलावा केंद्र पे भी हो, राज्य पे भी हो, बहुत सारे सचिव होते हैं ना,
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस ये सब देख रहे होते हैं, यानी कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का इनका जिम्मेदारी है। जैसे कि मान लीजिए मुख्य सचिव होंगे राज्य के स्तर पर, डीजीपी होते हैं, ये सब देखते हैं अपना प्रशासन को। अब उससे नीचे उतर जाइए, राज्य से नीचे उतरेंगे तो क्या हो गया कि प्रमंडल हो जाएगा। आप बिहार पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि बिहार को कितने प्रमंडल में बांटा गया है? 9 प्रमंडल में। जैसे कि मान लीजिए एक प्रमंडल पटना है, एक प्रमंडल दरभंगा हो गया। अब प्रमंडल से नीचे जाएंगे तो मंडल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को भी क्या है, अगर प्रमंडल देखेंगे 9, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दरभंगा एक प्रमंडल है, तो एक प्रमंडल में कई डिस्ट्रिक्ट, तो दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल कर दिया गया। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट की संख्या? 38। ठीक है, इसमें 3, जैसे एक दरभंगा हो गया, एक समस्तीपुर हो गया, एक मधुबनी हो गया, ऐसे विभिन्न जिलों की स्थिति है। ये मामला इतना तक समझ गए। जिला में समाहर्ता होगा, यानी कि कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, नगर निगम है तो एसएसपी होगा पुलिस विभाग में, ये सारी चीजें होता है। बहुत जगह कमिश्नरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। उससे नीचे थोड़ा और उतर जाइए, उसके बाद वहां से नीचे उतरेंगे तो आपको मंडल के बाद जो है अनुमंडल दिखेगा, यानी कि मंडल से थोड़ा छोटा। अनुमंडल के नीचे जाएंगे तो आपको ब्लॉक दिखेगा, ब्लॉक के नीचे आप जाएंगे तो फिर आपको ग्राम पंचायत दिखेगा। ग्राम पंचायत में आप जानते हैं ग्राम प्रधान, यानी कि बिहार में उसको मुखिया कहा जाता है, सरपंच होते हैं, फिर विभिन्न वार्ड काउंसलर वगैरह होता है, उस सब के तहत सारा काम होता है। अब मामला समझ में आ गया, यानी कि वार्ड काउंसलर से लेकर के और राष्ट्रपति तक, पूरे संसद तक की व्यवस्था मैंने आपको 2 मिनट में हायरार्की समझा दिया। इतनी बातें समझ गए ना? मौर्य प्रशासन में यही सब चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप चीजों को समझ जाएंगे। आज की पॉलिटी के हिसाब से पढ़िएगा, मामला समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं और बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे शब्द है, याद करना पड़ रहा है। कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अभी मैं बताऊंगा, पॉलिटी आप पढ़ें, जुबानी याद है आपको, अभी समझ जाएंगे। चलिए मौर्य प्रशासन शुरू करें। केंद्रीय प्रशासन की सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया पॉलिटी में, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री एक कहते हैं, तो यहां पर क्या होता था मौर्य प्रशासन में, राजा जो है वह प्रमुख होता था, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती थी। हाँ, उसके लिए जैसे आज कैबिनेट होता है, मंत्रिपरिषद, ऐसे ही राजा के लिए भी मंत्रिपरिषद होता था, उसी के साथ वो काम कर सकता था। उसमें एक पद था युवराज, है ना। अब ये युवराज क्या करता था, ये इस बात को समझना होगा। देखिए, युवराज बोले तो ऐसा आप कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नर के रूप में आप युवराज को रखेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करते हैं, मौर्य प्रशासन की जब बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर देखेंगे आप युवराज के तौर पर, तो जैसे कि एक अशोक हुए, है ना, तो अशोक तो बहुत महान आगे निकल के चल के हुए, लेकिन अशोक पहले गवर्नर हुआ करते थे, और वो कहा उज्जैन में, तो वो मंत्री परिषद यानी कि युवराज वाले पार्ट में थे। और अगर फिर इनका एक बड़ा भाई जो था वह तक्षशिला में गवर्नर हुआ करता था, वह भी गवर्नर ही था। तो आप जानते हैं ना कि तक्षशिला नहीं संभल रहा था, तो फिर अशोक को वहां पर भेजा गया कि भाई तुम जाकर के उस चीज को देखो। तो ये चीजें वहां पर युवराज का काम था। अब पुरोहित, तो मतलब युवराज मतलब आज का गवर्नर, उस हिसाब से देख लीजिएगा। पुरोहित क्या हुआ, पुरोहित कहने का तात्पर्य हो गया, एक तरह से कह सकते हैं उस वक्त धार्मिक शिक्षा होता था। तो आज के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, पहले ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा उस वक्त चूंकि धार्मिक होता था, तो धर्म के लिहाज से भी जोड़ करके देख सकते हैं। पुरोहित जो है कैसे धार्मिक अनुष्ठान का काम किया जाएगा, किस तरह से शास्त्रों का वहां पर वर्णन होगा, कोई भी शुभ दिन निकालना है, शुभ कार्य किए जाने हैं, मांगलिक कार्य किए जाएंगे, ये सारी चीजें जो है पुरोहित के जिम्मे हुआ करता था। ठीक है, चूंकि शिक्षा व्यवस्था भी धार्मिक था, तो शिक्षा व्यवस्था में ये नहीं है कि अनिवार्य रूप से, लेकिन एक प्रमुख भूमिका के रूप में कहे तो पुरोहित का योगदान होता था। अब ये तो हो गया। अब चलते हैं सेनापति को लेकर के। अब किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए सेनापति चाहिए। सेनापति क्यों? क्योंकि अगर राज्य है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे मजबूत भी होना पड़ेगा। सैनिक होंगे वहां पर, सैनिक होंगे तो उस सैनिक को अनुशासित रखने के लिए कोई एक प्रमुख तो होगा, है ना। तो उसे सेना प्रमुख उसे रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज रक्षा मंत्रालय है, फिर सीडीएस हो गए, तीनों सेनाओं के विभिन्न अध्यक्ष होते हैं, ऐसा ही सेनापति एक हुआ करता था। इसके अलावा भी अन्य कई वहां पर अधिकारी हुआ करते थे। अगर यहाँ पर देखेंगे उच्चतम अधिकारी की बात की गई है, तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, कई बार आपको तीर्थ लिखा दिखेगा, जैसे मंत्री परिषद कहते हैं, अध्यक्ष विभाग कहते हैं, तो तीर्थ से समझिएगा। तीर्थ को ही अध्यक्ष कहा जाता था, अधीक्षक कहा जाता था। कई बार जो है मौर्य प्रशासन पढ़ते हुए सिर्फ आपको तीर्थ लिखा हुआ दिखेगा। तीर्थ जो है 26 विभागों को प्रबंधित करते थे।
जैसे कि तीर्थ बोले तो आप समझ सकते हैं कि मिनिस्टर, आज के भाषा में मिनिस्टर बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही तीर्थ हुआ करते थे। आज जो विभाग होते हैं वही देखते हैं। उस समय 26 विभाग, कई बुक में आपको ये ध्यान रखना है विभागों की संख्या आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना, ये अलग अलग बुक पर निर्भर करता है। अब चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम केंद्रीय प्रशासन को देख लिया हमने, अब मैंने आपसे क्या कहा था, केंद्र के बाद हम राज्य में पहुंचेंगे, यानी कि हम प्रांत की बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की अगर विभाजन देखेंगे तो दो आपको प्रमुख शासक को लेकर के चलना पड़ेगा। एक तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य महाप्रतापी, और दूसरा महान अशोक, है ना। तो ये दोनों को हम स्टडी करते हैं। अब देखिए प्रांत की व्यवस्था करेंगे अगर उस वक्त मौर्य साम्राज्य में, तो मगध की अगर पूरी बात करें तो 4 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रशासन को बेहतर करने के लिए हम ये तो करते हैं, जैसे 2000 ईस्वी में अलग अलग राज्यों का बंटवारा किया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अलग अलग प्रांत बनाए गए, अलग अलग राज्य बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि प्रशासनिक कार्य जो है वह अच्छे से चल सके, है ना। छोटा राज्य रहेगा, वहां मुख्यमंत्री रहेंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, वहां डीएम रहेगा, सही से सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर पाएंगे, है ना। प्रशासन का काम है जन कल्याण का काम करना, लोगों तक योजनाओं को सुचारू रूप से पहुंचाना, तो ये कार्य संभव हो पाएगा। मामला समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने, बोला कि भैया इतना बड़ा मगध साम्राज्य हमारा हो गया है, हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग प्रांत में डिवाइड कर दे। प्रांत होगा तो वहां पर उसकी राजधानी बना देंगे, वहां पर गवर्नर होगा, जिसको प्रांत में हम लोग रखा करते थे। प्रांत को चक्र भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं अगर आपको मौर्य प्रशासन में एग्जाम में चक्र आ जाए, चक्र बोले तो वही चक्र वाला, है ना, ऐसे ये शब्द चक्र, तो ये आ जाए तो घबराना नहीं है, वो प्रांत ही पूछा गया है। अब चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो 4 प्रांत हुए उसमें यही 4 प्रांत हैं। ऊपर से जो आपको दिख रहा है यहां से यहां उत्तरापट, जो कि पश्चिमोत्तर इसको कहा गया, यानी कि पश्चिम और उत्तर का हिस्सा। तो वहां पर तक्षशिला, तक्षशिला आज कहां पर है बताएंगे आप? पाकिस्तान में पड़ जाता है ना, ये वाला एरिया पूरा। तो ये वाला एरिया भी एक था। फिर दक्षिणापथ क्या हो गया? सुवर्णगिरी, दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बाद अवती, पश्चिम प्रांत को लेकर के बात किया गया, जो कि उज्जैन जिसका जगह बताया गया, ये वाला हिस्सा। फिर मध्य देश यानी कि प्राची पूर्वी प्रदेश जिसका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बोले तो आज का पटना, ये वाला हिस्सा जो है ये। तो ये 4 प्रांत जो है मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे उनके प्रशासन में था। अब मैंने क्या कहा था, उज्जैन का एक गवर्नर हुआ करता था, इनका लड़का, उसका नाम था क्या? अशोक। तो अशोक जब तक्षशिला ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं संभाल रहा था इनके बड़े भाई से, तो फिर इनको भेजा गया उज्जैन से कि जाकर के वो चीजें संभालो। ये आगे चल के बहुत प्रतापी निकले, बहुत अच्छा से चीजों को संभाला। फिर इन पर यह भी आरोप लगा कि अपने कई भाइयों की हत्या करके सत्ता तक ये पहुंच गए। लेकिन जब अशोक सत्ता तक पहुंचे तो अशोक और भी प्रतापी निकले, अपने पूर्वजों से भी। अशोक ने अपने साम्राज्य का और भी विस्तार किया, और साम्राज्य का विस्तार करते हुए आप जानते हैं कलिंग विजय भी उन्होंने प्राप्त कर ली कलिंग पर। तो कलिंग विजय प्राप्त किया तो मगध में एक और प्रांत फिर ऐड कर दिया गया। मामला समझ में आ रहा है? कहानी एकदम आसान से समझ में आ रहा है? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आप, है ना, मैं उसको अगले टाइम बता दूंगा। तो फिर अशोक क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं मूवमेंट, और उन्होंने कलिंगा को भी विजय कर लिया। तो जब कलिंग विजय हुआ था इस एरिया में, तो ये कहा गया कि भाई अब 5वां प्रांत एक बना दिया जाए, क्योंकि 4 प्रांत तो पहले से ही था। तो एक प्रांत और बना दिया गया अशोक के समय, कलिंग, और तोसली जो है उसकी राजधानी रख दी गई। ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाएगा 5 प्रांत, है ना, अशोक के दृष्टिकोण से प्रश्न में, तो 5 प्रांत में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य वाला ही होने वाला है, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। बस एक कलिंग अशोक के समय और तोसली उसकी राजधानी है, इतना ऐड कर दीजिएगा। और पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से 4 प्रांत कौन है, तो फिर आप अशोक वाला मत बताइएगा, ये चारों लिख करके आ गया। इतना मामला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया ना ये स्ट्रक्चर, मैंने ग्राम पंचायत से लेकर के आपको संसद तक बता दिया ना। देखिए वही चीजें हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ आपको करना ही नहीं है। यहाँ गांव से शुरू करें। देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, शब्द मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा बाद में, पहले आप देख लीजिए चीजों को। देखिए ये गाँव हो गया, गांव सबसे निचला स्तर हो गया प्रशासन का, यहाँ तक। गांव के बाद क्या हो गया, संग्रहण हो गया। उसके बाद खावर्टिक है, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या है। द्रोणमुख हो गया, स्थानीय हो गया, आहार विषय, आहार विषय मतलब समझ सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं ना, ऐसा ही कुछ हो गया। फिर उससे ऊपर मंडल होता था, मंडल के ऊपर प्रांत या चक्र जो स्टेट के, यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था। और फिर साम्राज्य, साम्राज्य में कौन, राजा, इसका प्रमुख हुआ करता था। तो मौर्य प्रशासन का विभाजन जो है कुछ इस तरह से होता था, है ना।
जैसे संसद से गांव तक हम पहुंचते थे, ऐसे गांव से साम्राज्य तक ये पहुंचा गया है। ये स्थिति, चाणक्य सलाहकार हुआ करते थे, बहुत ही समझदार हुआ करते थे। इन्हीं की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप जानते हैं, घनानंद को हराया था और नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य प्रशासन को इकट्ठा कर लिया था, मौर्य प्रशासन को ला दिया था। अब यहाँ पर इस विषय को समझ लेते हैं ठीक से थोड़ा। देखिए, जिले को विषय या आहार कहा जाता था, यहाँ मैंने बताया था ना, मैं चीजों को बताऊंगा। तो ये विषय या आहार जो है ये डिस्ट्रिक्ट ही हुआ करता था। आज की जो डिस्ट्रिक्ट के हिस्सा है उसको लेकर के बात किया गया है। और यहाँ पर विषय कहा जाता था, तो इसके जो प्रमुख होते थे वह विषयपति कहे गए। ठीक है, विषयपति को मेगास्थनीज ने एग्रोनोइम कहा है। जिले के में ही युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारी हुआ करते थे, यह भी मेगास्थनीज ने बताया है। प्रादेशिक संभागीय आयुक्त के समान होता था और रज्जुक आधुनिक जो जिलाधिकारी हैं, आज के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ डीएम होते हैं ना, तो मजिस्ट्रेट के पास कुछ काम जो होता है वह न्यायिक कार्य भी होता है। जब आप डीएम बनेंगे तो ये चीजें आपके हिस्से आएगा। ठीक है, अगर आप एसडीएम बनते हैं, जिसको बिहार में एसडीओ बोलते हैं, तो उसके समक्ष भी कुछ न्यायिक कार्य होते हैं। तो यही बातें यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रज्जुक होता था वह आज का डीएम है, आधुनिक समय का डीएम। अब देखिए, प्रशासन चलाने के लिए कुछ अधिकारी तो चाहिए, ऑफिसर तो चाहिए। जैसे मैंने कहा, आज सेक्रेटरी होते हैं, डीएम एसपी वगैरह होते हैं, ऐसा ही चाहिए था। तो यहाँ पर प्रशासन के जो चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी पद सोपान है, हायरार्की तय है। हायरार्की में अगर देखेंगे तो ऊपर से देखते हैं, जरा सबसे ऊपर देखेंगे तो राजा की बात किया गया है। राजा के अलावा मैंने क्या कहा था, साम्राज्य के बाद क्या था, प्रांत या चक्र। देखिए यहाँ पर था ना, साम्राज्य या प्रांत, वहां पर था प्रांत, साम्राज्य के बाद प्रांत और चक्र। तो वहां पर प्रांत में कौन हो जाएगा, प्रांतपति, जिसको गवर्नर भी आप एक तरह से कह सकते हैं। विषयपति क्या था, जो कि विषय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट था उसके हेड को। फिर प्रादेशिक, फिर रज्जुक, रज्जुक क्या हुआ, आज का डीएम। ठीक है, उसके बाद युक्त, उसके बाद स्थानिक, उसके बाद गोप, गांव के लेवल तक। तो वो गांव का एक तरह से आप कह सकते हैं प्रमुख। गोप के विषय में समझ लीजिए, क्योंकि गोप के विषय में कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो गोप के विषय में यहां लिख देता हूं, है ना, इधर लिखता हूं। क्योंकि कई बार ये कर दिया गया है कि गोप क्या गांव का प्रमुख होता था, लेकिन इससे थोड़ा विस्तार उसको दे दीजिए। गोप के पास लगभग आप कह सकते हैं ये जो 10 गांव आसपास के होते थे, इसका ये प्रमुख होता था, इसको ये मैनेज करता था, है ना। 10 गांव के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। और गवर्नर की जो मैंने बात किया, जैसे प्रांत में प्रांतपति यानी कि जो गवर्नर होता था, तो चाणक्य आप जानते हैं, यहाँ चाणक्य बहुत समझदार हुआ करते थे, है ना, आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। चाणक्य नीति आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो क्या करते थे, गवर्नर का ट्रांसफर करते रहते थे हमेशा, कि इतने इतने समय में ट्रांसफर कर दो। आज भी होता है ना, गवर्नर का ट्रांसफर होते रहता है, ऑफिसर्स का, डीएम का ट्रांसफर होता है, आप एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, आपका ट्रांसफर होगा। तो वो ट्रांसफर करते रहते थे। तो ये पूछा जाता है कि भैया चाणक्य जो है वो सलाह क्यों देते थे कि ट्रांसफर किया जाना है। इसके पीछे एक वजह है कि करप्शन ना हो पाए। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में लगातार 10 साल से डीएम बना है, तो क्या समझ सकते हैं कि उसका उस जगह के लोगों से एक आत्मीय लगाव हो जाएगा, है ना, संबंध बढ़ने लग जाएगा। और इस वजह से क्या होगा, अपने लोगों को वो टेंडर हो सकता है देने लग जाए। तो इस वजह से क्या होगा, करप्शन होगा, है ना, पारदर्शिता तो नहीं रहा। यही चीजें यहाँ पर चाणक्य भी करते थे। तो चाणक्य का कहना था, भैया ये एक जो है वो मुख्य रहा है, एक मुख्य व्यक्ति है, गवर्नर है, तो इसको जो है ट्रांसफर किया जाए। तो समय समय पर ये सब होते रहता था। और मेगास्थनीज के हिसाब से देखेंगे तो नगर अधिकारी को उसने एस्ट्रो कहा है, और एग्रोनोमी नामक अधिकारी जो है जिले में सड़क निर्माण का कार्य देखा करता था। ये अपने हिसाब से कहा गया है। मौर्य काल में काफी बड़ी सेना और नौसेना की बात भी की गई है, किसमें अगर देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य में सेना का आकार बहुत बड़ा था और व्यवस्थित था, सुसज्जित था, अनुशासित था। इसके अलावा एक और खासियत दिखता है मौर्य काल में सेना की स्थिति में देखेंगे तो एक तो नौसेना आपके उसके पास है ना। उस वक्त साम्राज्य में क्या होता था कि सेना तो है लेकिन नौसेना का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता था, लेकिन मौर्य साम्राज्य में ये चीजें देखा गया और यही वजह है कि मगध का विस्तार जो है लगातार वह होता गया मौर्य काल में। अब एक और चीज देखा गया मौर्य काल में, पहले ऐसा होता था विभिन्न साम्राज्यों में देखा गया कि सेना में वही भर्ती होते थे जो क्षत्रिय होते थे। मौर्य साम्राज्य में इस चीज को थोड़ा अलग किया गया, इसमें चारों वर्णों के लोग शामिल होते थे। चारों वर्ण बोले तो जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए या शूद्र हो गए, जो भी कुशल होता था
सेना में आने के लिए योग्य होता था वह होता था। राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, इसके अलावा जनपद, कोष, सेना को कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत में प्रतिपादित ये किया गया था ताकि प्रशासन सही से चल सके, सारी चीजें जो है डिसिप्लिन से रहे। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कहा गया है, प्रमुख तीर्थ। प्रमुख तीर्थ का मतलब क्या हो गया कि आज के समय में कह सकते हैं कि प्रमुख मिनिस्टर जो हैं या ऑफिसर्स का लेवल, उस समय के आधार पर जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उसको लेकर के बातें किया गया है। अब देखेंगे तीर्थ के पद के विषय में यहाँ बताया गया है कि पद को किस नाम से जानते हैं। जैसे आज एसपी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं, तो ऐसे ये पद है। और डीएम का क्या काम है, एसडीएम का क्या काम है, एसपी का क्या काम है, इधर कार्य बताया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो अंतर्वेशिक की चर्चा करेंगे तो अंतर्वेशिक के लिए कहा गया है कि अंगरक्षक सेना का वो प्रमुख हुआ करता था, है ना। सेना में भी अलग अलग टुकड़ियां होती है, तो अंगरक्षक जो सेना था उसका वो प्रमुख। उसके बाद अंतपाल की चर्चा किया गया। अंतपाल का क्या काम था कि जो सीमावर्ती दुर्ग है, जो बाउंड्री पर है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर दुर्ग जो दरवाजा है वह उसकी रक्षा करेगा ताकि बाह्य आक्रमण से उसको बचा जा सके। उसके बाद दौवारिक हुआ करता था। दौवारिक का काम था कि जो राजमहल है, यानी कि आज के समय में इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं ना, नक्सलवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात होगी। गृह युद्ध कहीं छिड़ गया, तो ऐसे ही दौवारिक जो था वह राजमहल की देखभाल का काम किया करता था। और फिर था प्रशासता। प्रशासता क्या है, राजकीय कागजात की सुरक्षा और राजकीय आज्ञा लेखक हुआ करता था। आज भी राजपत्रित अधिकारी वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसा ही। समाहर्ता, समाहर्ता आज के समय में देखेंगे तो एक तरह से डीएम को ही काम दिया गया है, इसीलिए डीएम को समाहर्त हर्ता भी कहा जाता है। कई जगह बिहार वगैरह में तो पक्का आप देखते होंगे कि तो उनके ऑफिस में भी लिखा रहता होगा। तो ये क्या होता था, समाहर्ता मतलब कलेक्टर, यानी कि कलेक्ट करने वाला। तो बिहार में डीएम को बोलते हैं कलेक्टर साहब आ गए, तो कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला। क्या कलेक्ट करेगा, वो राजस्व कलेक्ट करेगा, है ना। तो राजस्व कलेक्ट करने का मतलब कि समाहर्ता जो होगा वो राजस्व प्रधान होगा, राजस्व एकत्रित करने का उसका कार्य दिया जाएगा। उसके बाद है सन्निधता, यानी कि राजकीय कोषाध्यक्ष जो होगा, यानी कोष जो है, खजाना जो है, उसका अध्यक्ष, उसका प्रमुख वो होगा। उसके बाद है आटविक। आटविक क्या होगा, राजकीय वन विभाग का प्रमुख वो हो जाएगा। जैसे आज भी तो होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ऑफिसर होते हैं, ऐसा ही। उसके बाद क्या होगा, कर्मातिक। कर्मातिक कौन है, तो जैसे कि आज इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री को देखने वाले मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही उद्योग धंधा के ये प्रमुख होते थे, प्रधान होते थे। और एग्रोनोमिक को लेकर के पहले भी बताया गया आपको कि मेगास्थनीज ने अपने बुक में जो चर्चा किया है वही यहाँ पर रखा गया है कि यह जो है मार्ग निर्माण के काम किया करता था, राजस्व संग्रह भी ये देखता था। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख अध्यक्ष देख लीजिए कुछ, और उसके विभाग कौन कौन से यहाँ पर देखिए। देखिए सीता अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो राजकीय कृषि विभाग का ये प्रधान हुआ करता था, राजकीय भूमि सीता भूमि को लेकर के बातें करता था। प्रशस्ति की बात करेंगे तो यह कारागार प्रमुख होता था। और कोष्टगार अध्यक्ष देखेंगे तो कोष्टगार का यह अध्यक्ष हुआ करता था। चूंकि ये इसीलिए कह रहा हूं चूंकि ये प्रश्न आ जाते हैं कई बार, आपसे ये दे देगा, पूछेगा कि क्या ये काम किया करता था। नायक शब्द से ही पता चलता है कि सेना का नेतृत्व करने वाला होता था। यहाँ पर फिर विविधाध्यक्ष की बात करेंगे तो विविधाध्यक्ष का काम था कि अगर पशु है, मान लीजिए सेना है, घोड़े हैं, हाथी हैं, है ना, और भी पशु हैं, तो चारागाह का काम करने वाला। तो चारागाह विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको विविधाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद क्या है, अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष क्या होता था, माइनिंग का जो काम होता है ना, कोयला हो गया, लोहा हो गया, तो खनन का काम करने वाला, तो खनन विभाग का वो अध्यक्ष, उसकी देखरेख में ये सारा काम होता था। उसके बाद क्या है, लवणाध्यक्ष को लेकर के बात किया गया। लवण मतलब क्या होता है, सॉल्ट, नमक, तो नमक विभाग का प्रमुख वो होता था। उसके बाद क्या है, लक्षणा अध्यक्ष को लेकर के बात किया गया। लक्षणा अध्यक्ष का मतलब टकसाल का प्रमुख। टकसाल बोलते हैं, समझते हैं ना, जहां मुद्रा बन सके। आरबीआई के पास भी टकसाल है, तो ऐसा ही क्या है, टकसाल का वो प्रधान होता था जहां पर मुद्रा जो है, और खास करके राजकीय मुद्रा की मेन ही है कि राजकीय मुद्रा जारी करने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौहाध्यक्ष। लौहाध्यक्ष शब्द से ही पता चल रहा है कि धातु विभाग का अध्यक्ष होगा। हथियार वहीं से बनेगा ना, विभिन्न तरह के इंडस्ट्री के लिए सामान वहीं से बनेंगे। उसके बाद रूपदर्शक। रूपदर्शक क्या है, सिक्कों की जांच करने वाला, कौन सा नकली है, कौन सा असली है, ये सब काम करने वाला ये होता था। उसके बाद क्या है, मुद्राध्यक्ष की बात करते हैं ना, तो शब्द से ही देखिए पता चल रहा है, मुद्राध्यक्ष मतलब आज की भाषा में बोले तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद क्या है, पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, पण्य मतलब एक तरह से कह सकते हैं व्यापार, तो वाणिज्य विभाग का ये अध्यक्ष को होने का काम करता था। उसके बाद क्या है, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष क्या होता है, नाप तौल, है ना, मेजरमेंट का काम करने वाला, माप तौल का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद आप देखेंगे तो
का अध्यक्ष है। का अध्यक्ष मतलब टैक्स रखने वाला है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज का निर्मला सीतारमन है ना, ऐसे कहा जाता है ना कि निर्मला ताई जो है बहुत टैक्स लगाती है, तो ऐसे ही है ये। शुष्क अध्यक्ष मतलब व्यापार कर वसूलने वाला ये होता था। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अक्ष पटलाध्यक्ष यानी कि महालेखाकार होता था, जो कैग वगैरह की चर्चा आज के समय में करते। देखिए वही सारी चीजें हैं, वहीं से हम ये सारी चीजें लेकर के आए हैं, कहीं से नहीं आया है, वही प्रशासन कीजिए, बस शब्द बदल गए हैं समय के साथ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक यानी कि जिसको आजकल हम चीफ जस्टिस कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। इसके बाद क्या यहाँ पर है, धर्मस्थीय यानी कि दीवानी अदालत न्यायाधीश जो हुआ करता था उसको लेकर के बातें किया गया है। और यहाँ पर है कंटक शोधन। कंटक शोधन मतलब फौजदारी अदालत का जो न्यायाधीश है, ये पूछा जाता है कई बार, ये तीनों दीवानी और फौजदारी के अलग अलग होता था, व्यवहारिक का यहाँ। और रज्जुक का आपको मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि आज का डीएम, जो जिले का जिला पदाधिकारी होगा, उसको लेकर के बातें किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर महामाया पर्षर्प यानी कि गुप्तचर प्रमुख, इसको सही से देखिए, यहाँ पर प्रश्न आए हैं, और प्रश्न आए ही नहीं है, प्रश्न आने की पूरी संभावना भी है। यही वो टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, इसको समझिए। गुप्तचर प्रमुख का कार्य इसका होता था, यानी कि गुप्तचरों को क्या कहते थे, गढ़ पुरुष कहा जाता था, ये भी पूछा जा चुका है। गुप्तचर कहने का मतलब क्या, वो आज भी जो होता है ना, रॉ वाले जो होते हैं, ये सब इंटेलिजेंस वाले, ऐसे ही ये काम किया करता था। और इसमें एक ही संस्था में रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर जो है वो कई अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो उसमें एक संचरा, संचरा क्या होता था, वह भ्रमणशील गुप्तचर होता था। भ्रमणशील गुप्तचर बोले तो एक जगह टिक करके नहीं रहेगा, वह यहाँ जाएगा, 10 लोगों की बात सुनेगा, अच्छा राजा के विषय में ये बात कर रहा है, प्रांत के विषय में ये बात कर रहा है, फिर वहां से सुन के दूसरे जगह चल जाएगा, लोगों में घुल मिल जाएगा, स्थानीय लोगों में, वैसे ही पोशाक पहन लेगा, उसी तरह से बातें करेगा, कह रही राजा साहब तो ऐसा कह रहे थे, अब आपसे ही बातें निकालेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें पता करेगा कि दुश्मन देश क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब चीजें जो है संचरा किया करता था। उसके बाद क्या है, उभय वेतन यानी कि विदेशों में नियुक्त होने वाला गुप्तचर, है ना। तो ये विदेशों में जाकर के, मतलब दूसरे राज्य में, साम्राज्य में जाकर के वहां से जानकारी इकट्ठा करना कि मगध प्रशासन के लिए क्या वो कुछ प्लानिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा इस तरह का चीज है। अच्छा, इसमें भी गुप्तचर मैंने इसलिए कहा कि इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 लेयर बनाया जाता था। 3 लेयर कहने का मतलब है, ये सब चाणक्य का दिमाग था, चाणक्य बहुत तेज थे, तो चाणक्य ये सब किया करते थे। तो चाणक्य ने क्या कहा कि भाई 3 गुप्तचर होगा, सही समझ लीजिए, 3 गुप्तचर अगर होता है तो इसका लेवल लगाओ। जैसे ये 3 संख्या दे दिया, एक गुप्तचर यहां होगा, दूसरा इधर, तीसरा इसके पीछे, यानी कि तीनों एक दूसरे के पीछे होगा। अगर मान लो ये गुप्तचर है तो भाई अरेस्ट भी तो हो सकता है, विदेश में गुप्तचर है, दूसरे साम्राज्य में पकड़ लेगा, मार देगा। तो अगर ये जो गुप्तचर है ये पकड़ा जाता है तो सूचना इसके पास तो कम से कम पहुंच जाएगी, उसके पीछे है। ये भी पकड़ा गया दोनों, तो इसके पास ये आकर के फिर इंफॉर्मेशन दे देगा, यानी कि कोई ना कोई तो बचेगा। तो हमारे पास क्या है, मौर्य साम्राज्य के पास क्या है कि सूचना पहुंच जाएगा। ये बातें यहां पर है, बहुत यहां पर इसीलिए समझदारी की बात है, चाणक्य का दिमाग था ये। ग्रामणी जो है उसको कहा गया गांव का प्रमुख। और एक बात ध्यान दीजिए, मौर्य प्रशासन की खूबसूरती देखिए, गांव का प्रमुख निर्वाचित हुआ करता था, यही इंपॉर्टेंट है। मौर्य प्रशासन इसीलिए जो है काफी आगे बढ़ा, समृद्ध होकर के, क्योंकि गांव जो है सबसे निचला स्तर है प्रशासन का, और वहां पर निर्वाचित हो रहे हैं लोग, तो उनके बीच जो विरोध का स्वर हो सकता था वह दबता गया। ग्राम वृद्ध कौन है, ग्राम वृद्ध वो होंगे जो विवादों के समाधान हेतु पंचायत स्तर पर वृद्धों का समूह होगा, या कि गांव के जो बुजुर्ग होंगे उनको सब कुछ पता है, सरपंच टाइप का, है ना, कि 10 दादाजी बैठेंगे सब फैसला करेंगे, यानी कि बड़े बुजुर्ग मिलकर के फैसला करते थे। अब कुछ और अन्य विभाग हैं, उसके कुछ अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अधिकारी दिया गया है, ये अधिकारी हो गया, और उनके विभाग क्या क्या है यहाँ पर दिया गया है। स्वर्णाध्यक्ष शब्द से देखिए समझ में आ जाएगा, स्वर्ण विभाग का अध्यक्ष, आयुधाध्यक्ष यानी कि शस्त्र निर्माण विभाग का, कोप्याध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष देखिए बूचर खाने का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष शाही सिक्के प्रतीक का अध्यक्ष, पासपोर्ट देखने का, नौकाध्यक्ष नौका विभाग का प्रमुख, पतनाध्यक्ष पतन अधिकारी, और पौतवा अध्यक्ष यानी कि माप तौल का अध्यक्ष। कुल मिलाकर के ये शब्द आपको पता होना चाहिए, उनका क्या काम है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य बढ़ते हुए हमने प्रशासन की स्थिति उनका देख लिया, क्या इंपॉर्टेंट शब्द है ये हमने समझ लिया। तो इसको सही से ध्यान रखिएगा, काफी प्रश्न पूछा जाएगा, इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिए। मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक लेक्चर ये होगा, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम फिर दूसरे लेक्चर के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।